नमस्कार साथियों, हम फिर हाजिर हैं ICS यूट्यूब चैनल पर आपके साथ। मैं शैलेश कुमार पाल। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि आगे के पार्ट यूं ही जारी रखें, तो उसी प्रकार से आगे के पार्ट जारी करते हुए पिछला वीडियो हम लोगों ने वंशानुक्रम तथा वातावरण पर पढ़ा था। उसमें वंशानुक्रम में बहुत सारी चीज़ें, परिभाषाएं, प्रकार और सिद्धांत, इन सारी चीज़ों पर, नियम पर चर्चा की थी। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वंशानुक्रम के साथ साथ में वातावरण पर आज बहुत सारी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो पार्ट होगा वो वंशानुक्रम तथा वातावरण का पार्ट 2 होगा। आप लोगों को जिस प्रकार से सीटेट में जो बहुत सारी जरूरत वाली चीज़ें हैं, जरूरत वाले चैप्टर्स हैं, जैसे शिक्षण का पोर्शन है और वंशानुक्रम तथा वातावरण का, आपको पता ही होगा कि 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अगर आप प्राथमिक या उच्च प्राथमिक में से किसी का भी पेपर देंगे तो उसमें एक प्रश्न तो अनिवार्य रूप से रखा हुआ मिलेगा। हो सकता है अंग्रेजी शिक्षण या हिंदी शिक्षण में भी एक प्रश्न आपको रखा हुआ मिल जाए। तो हम लोगों ने वंशानुक्रम की परिभाषा पढ़ी थी, क्या होता है वंशानुक्रम, उसके बारे में जाने थे। इसके सिद्धांत पढ़े थे, 4 सिद्धांत होते हैं। फिर मैं एक बार जहां पर से समाप्त किया था रिपीट कर दो। 4 सिद्धांतों में पहला एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि गाल्टन ने शंख बजाया, बीज बोया निरंतर, मेंडल ने मटर खाई, विकास हुआ लेमार्क के अंदर। यानी कि गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत हुआ और बीज बोया निरंतर का मतलब वो बीजमैन के बीज कोष के निरंतरता का सिद्धांत हुआ। उसके बाद में मेंडल का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ रखा है और चौथा सिद्धांत था विकासवाद का सिद्धांत। हमने पिछले वीडियो में यहीं पर समाप्त किया था कि विकासवाद का सिद्धांत, जो आपका विकासवाद का सिद्धांत है, 2 लोगों के, 2 महान मनोवैज्ञानिक कह लीजिए, मनोविद कह लीजिए, उनके द्वारा दिया गया था। नाम उनका है डार्विन और लेमार्क। लेमार्क ने इसको वंशानुक्रम से जोड़ते हुए बताया, डार्विन ने इसको वातावरण से जोड़ते हुए बताया था और बात को यहीं पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। हमने उसमें आपको यह भी बताया था कि किस हिसाब से उसमें प्रयोग किया गया था जिराफ पर। उसके बाद में यह माना गया कि विकासवाद का सिद्धांत सर्वाधिक बल वातावरणीय कारकों पर देता है। आज हम लोग उसी वातावरणीय कारकों को आगे लेते हुए चर्चा करेंगे। वातावरण, दूसरे शब्दों में अंग्रेजी में हम लोग इसको कहते हैं एनवायरनमेंट। वातावरण की बात करें तो वातावरण जिस समुदाय में, जिस परिवेश में, जिस जगह पर हम सभी लोग रहते हैं, वहां के आसपास के प्राकृतिक माहौल में जो भी सारी चीजें पाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि वातावरण वह बाह्य बल है जो हमें चारों ओर से प्रभावित करता है। क्या हमने एक आपको लाइन बोली है कि वातावरण वह बाह्य बल है जो हमें चारों ओर से प्रभावित करता है। अब आप समझिएगा, आप सभी लोगों ने वातावरण शब्द को बचपन में ही सुन लिया था, जान भी लिया था, लेकिन असली मानक, असली पहचान और उसको व्यक्ति के मस्तिष्क और शरीर से कनेक्शन आपको वो मनोविज्ञान के द्वारा ही पता चलेगा। वातावरण वह बाह्य बल है जो हमें चारों ओर से प्रभावित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि आप खड़े हुए हैं और जिस प्रकार से धनुष और बाण चलते हैं उस प्रकार से प्रभावित नहीं करना है कि चारों तरफ से बाण चल रहे हो। प्रभावित का मतलब है आपके शारीरिक और मानसिक, यानी शरीर को और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और शरीर और मस्तिष्क में ही सारी घटनाएं आपकी हो जाती हैं, यानी कि उसी से मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो उसको प्रभावित करता है, चारों ओर से प्रभावित करता है। और यह एक कथन कह लीजिए या एक परिभाषा कह लीजिए, और यह परिभाषा जो दी गई है वो J.S. रॉस के द्वारा दी गई है। J.S. रॉस के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि वातावरण वह बल है जो हमें चारों ओर से प्रभावित करता है।
अब बात करते हैं कि वातावरण कितने प्रकार के होते हैं, कैसा होता है, कैसा होना चाहिए फॉर द एनवायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द अदर सोसाइटीज। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में बात की गई है। अब हम बात करेंगे कि मुख्यतः वातावरण मनुष्य के लिए या किसी बालक के लिए या किसी भी प्रजाति के लिए दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। इस परिभाषा को आप सभी लोग जरूर लिखते चलिए, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। परिभाषाओं का महत्व हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यह परिभाषाएं अधिकतर पूछी जाने लगी हैं, इसीलिए आपको परिभाषाओं पर फोकस करते रहना है। याद करने के तरीके, आप परिभाषाओं को पूरा रट नहीं सकते हैं, समझिए और उसको एक ट्रिक के माध्यम से, जैसे हमने कहा कि वातावरण, अब इसको जेएस रॉस के साथ अगर जोड़ना है तो वातावरण रास नहीं आता, वातावरण रास नहीं। आज वैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं कि वातावरण किस प्रकार के चल रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं लूटमाट है, कहीं पर कुछ चल रहा है, कहीं पर कुछ ही प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई, तो वातावरण रास नहीं आता है। इस प्रकार की आप परिभाषा याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है जेएस रॉस की। तो वातावरण के बारे में हमने बताया। मुख्यतः प्रकार की बात करेंगे तो प्रकार मुख्यतः कितने होते हैं? दो होते हैं। एक प्रकार हो गया आपका आंतरिक वातावरण। कौन सा हुआ? आंतरिक वातावरण। और दूसरा प्रकार आपका हुआ बाह्य वातावरण। अब आंतरिक वातावरण कौन से हुए, बाह्य वातावरण कौन से हो गए, बहुत लोगों को पता भी होगा। आंतरिक का मतलब है हमारे बॉडी के अंदर जिस प्रकार का वातावरण होता है। अब आप कहेंगे सर बॉडी के अंदर किस प्रकार का वातावरण? देखिए, जब आपको ध्यान होगा कि महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय जो अभिमन्यु थे वो अपनी मां की कोख में ही उन्होंने 7 द्वारों में 6 द्वारों के राज खोलने का राज सीख लिया था, और एक राज नहीं खोल पाने के कारण वो उस भंवर में फंस करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तो कहने का मतलब, और बलिदान हो गए थे। तो अभिमन्यु ने जिस प्रकार से गर्भ में ही 6 द्वारों का सुन लिया था, यानी कि दैट इज द एनवायरमेंट इन द इंटरनल बॉडी, यानी कि आंतरिक शरीर के अंदर उन्होंने इस सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। इसका मतलब आंतरिक, जब गर्भ में बालक होता है तो वहां पर भी एक वातावरण होता है जिसको हम लोग कहते हैं आंतरिक वातावरण। और जब गर्भ के पश्चात, यानी कि जब गर्भ से बालक निकल करके इस भौगोलिक वातावरण में आता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाह्य वातावरण। तो जन्म के पूर्व का जो वातावरण होता है दैट इज कॉल्ड द आंतरिक वातावरण। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा कि जन्म के पूर्व का वातावरण, जन्म के पूर्व का वातावरण आंतरिक वातावरण कहलाता है, और जन्म के बाद का वातावरण बाह्य वातावरण कहलाता है। अब बाह्य वातावरण में कई प्रकार के वातावरण आ जाते हैं, समझने की कोशिश करिए। एक तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वातावरण होता है जिसको हम लोग कहते हैं भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण जिसमें हमारा परिवेश होता है, हमारी जलवायु होती है। अब जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गई, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु हो गई, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग, जैसे भारत की जलवायु अलग है, अमेरिका में जाएंगे तो जलवायु अलग हो जाएगी, कनाडा में जाएंगे तो उसका असर थोड़ा अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जलवायु अलग होती है, और हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक भी बनावट जलवायु पर अधिकतर निर्भर करती है। और सबसे ज्यादा जो जलवायु का प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है शारीरिक अंगों पर, क्योंकि शारीरिक अंग देखने में ही हमको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ का निवासी है। जैसे कि आप दक्षिण कोरिया का आप देखेंगे और चीन के आदमी में देखेंगे तो देयर इज द माइन्यूटली डिफरेंस बिटवीन द दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया एंड द चाइनीज। तो साउथ कोरियन के अंदर और चाइनीज के अंदर क्या डिफरेंट है आपको अभी मैं बता देता हूँ। लगभग लंबाई दोनों की तरफ सेम होती है, थोड़ा सा अंतर होता है कि जो दक्षिण कोरियाई होते हैं उनके चेहरे की बनावट में ये ऊपरी भाग होता है गाल का, ये थोड़ा बाहर की ओर निकला होता है, और
चाइनीज का ये थोड़ा भाग चपटा सा होता है और आंखों का अंतर, आंखें जो होती हैं वो बिल्कुल समान होती हैं। तो ये चपटा हुआ भाग, ये उभरा हुआ भाग, यही जलवायु का डिफरेंस बताता है। समझ गए? तो ऐसे भारत में जब आते हैं हम लोग इंडियंस हैं तो इंडियंस को तुरंत व्यक्ति पहचानेगा कि दैट इज इंडियन। दूसरा हम जब बात कर लें कि अमेरिका में जाइए तो आपको वहां के लोगों को पहचान लेंगे, ब्रिटिश में जाइए तो ब्रिटिश को पहचान लेंगे, और जिधर भी आप जाएंगे, जिस देश में जाएंगे, और ये सब उसका फर्क पड़ता है, वो किस वातावरण का पड़ता है, भौगोलिक वातावरण का। दूसरी चीज है एक वातावरण जो और होता है बाह्य वातावरण में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वातावरण, लेकिन एक वातावरण भी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। वो वातावरण कोई जलवायु के कारण नहीं होता है, वो उसकी परिस्थिति के अनुसार होता है, और उस परिस्थिति के वातावरण को हम लोग कहते हैं आर्थिक वातावरण। अब आप समझिए इसको, आर्थिक वातावरण यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। व्यक्ति, आपने देखा होगा कुपोषण का बच्चा शिकार हो जाता है, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, आर्थिक वातावरण पर। यानी कि खान पान अच्छा नहीं हो पाने के कारण तो बच्चे में शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो मस्तिष्क का विकास भी कैसे अच्छा होगा। आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और ये बात बहुत ही प्रचलित महान विद्वान ने कही है जिसका नाम है अरस्तु। तो अरिस्टोटल के द्वारा इस बात को ऐसे ही नहीं कह दिया गया, इतने बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने इसको नापा तोला, और वो बात सदियों पहले कही गई बात आज प्रूफ होती है कि व्यक्ति पर आर्थिक वातावरण का प्रभाव बहुत पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी इस समय प्रेजेंट टाइम के माहौल से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ भी हैं। अच्छी खास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संख्या लगातार कोविड की बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी आर्थिक वातावरण सही ना होने के कारण लॉकडाउन जैसा बड़ा कदम उठाया गया, लेकिन फिर भी, और लॉकडाउन को हटा भी दिया गया, क्योंकि बहुत से घर प्रभावित हो रहे थे, उनकी समस्याएं निरंतर बनी हुई आ रही थी। इसलिए इस कार्यों को रोकने के लिए, करने के लिए, ठीक है, तो इसको तुरंत ही समाप्त करने की बजाय इसको तुरंत ही कन्वर्जन रेट में चालू कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया आर्थिक वातावरण। अब आर्थिक वातावरण के बाद में दूसरा हम तुरंत फिर से एक लेते हैं वातावरण, जिसको हम लोग कहते हैं पास पड़ोस का वातावरण। ये इंक्लूडेड हो जाता है भौगोलिक वातावरण में, आर्थिक वातावरण में भी ये सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाती हैं। तो मुख्यतः दो प्रकार के, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। तो ये वातावरण का पूरा परिवेश के रूप में हमने बता दिया। अब कुछ कथन हैं जो इन दोनों के बीच में संबंध बताते हैं। कि कहा गया, एक कथन कहा गया, मिस्टर मैकडूगल का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी। आगे के चैप्टर में हम बताएंगे, अभी प्रेरणा का चैप्टर है, उसमें 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और मूल प्रवृत्तियों जो जिस पर कार्य करती है दैट इज कॉल्ड इमोशंस, यानी कि संवेग। तो उसके बारे में भी चर्चा है। मैकडूगल ने एक अपना कथन दिया कि जितना मानव के लिए वंशानुक्रम जरूरी है उतना ही मनुष्य के लिए वातावरण। ठीक है, किसी एक को हम अधिक नहीं कर सकते। एक प्रश्न आया कि वंशानुक्रम और वातावरण मनुष्य में 50-50% पाया जाता है, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा दे दिया है। इसको मैं आपको बता देता हूं। ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा भी गया है, और इस प्रकार के प्रश्न में बच्चा ये ऑप्शन को ज्यादा पकड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि दोनों चीजें मनुष्य में आधी आधी ही पाई जाती होंगी। जैसे कहा गया कि व्यक्ति में 50% भाग इसका और 50% भाग इसका, ये कदाचित गलत है। ये इसका कहीं पर से प्रूफ ही नहीं है कि ये बात सही है या गलत है, ये प्रूफ नहीं है। तो इसको हम कह नहीं सकते कि किसी भी इंसान में। हो सकता है किसी पर एनवायरनमेंट का प्रभाव अधिक हो, वंशानुक्रम का प्रभाव कम हो, किसी पर वंशानुक्रम का प्रभाव अधिक हो, एनवायरनमेंट का कम हो। तो ये कहीं पर भी हम
कह नहीं सकते कि 50-50% दोनों चीजें पाई जाती हैं। तो मैकडूगल ने कहा, फिर से एक बार मैं अपने कथन को रिपीट करना, मैकडूगल ने कहा कि दोनों ही चीजें आवश्यक होती हैं। महान मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उनका भी नाम हम जरूर लेंगे। उन्होंने भी संबंध बताया इन दोनों के बीच में, और संबंध में ये बताया, कहा कि जिस प्रकार से एक पौधे के लिए बीज की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है, और उसके साथ साथ में पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनुष्य में वंशानुक्रम तथा वातावरण की भी आवश्यकता होगी। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज, एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताने जा रहा हूं कि वुड माने आपको पता होता है क्या होता है, लकड़ी होती है, और वुडवर्थ की ज्यादातर परिभाषाएं वातावरण से जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि उनके परिभाषाओं में पेड़ पौधों का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो वुडवर्थ ने कहा कि जिस प्रकार से एक पौधे को बीज, पानी, भूमि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक मनुष्य को वंशानुक्रम तथा वातावरण की आवश्यकता होती है। तो ये कथन किसका हो गया? वुडवर्थ का। एक कथन मैंने किसका बताया? मैकडूगल का। और एक कथन मैं और बताऊंगा, वह कथन है वुडवर्थ तथा मारिक्वस का। कथन सुनिएगा। कथन ये कहता है वुडवर्थ तथा मारिक्वस का कि वंशानुक्रम और वातावरण मानव के लिए योग फल नहीं है, यानी कि हम कहते हैं कि जोड़ दें, जोड़ है, योग फल है, ऐसा नहीं है। मानव के लिए वंशानुक्रम वातावरण योग फल नहीं है, वरन गुणन फल है। देखिए क्या कहा इन्होंने कि मानव वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग फल, ये योग फल नहीं है, क्या है? ये गुणन फल है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रश्न में आपके जब ऑप्शंस आते हैं तो उसमें इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। तो ये कथन किसका है? वुडवर्थ और मारिक्वस का। क्या है? वंशानुक्रम वातावरण का गुणन फल है, ना कि योग फल। ध्यान रखिएगा, ये जो मानव बना है। तो ये तीन लोगों के द्वारा संबंध स्थापित किया गया है। संबंध स्थापित किया गया है किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। तो हम लोगों ने वंशानुक्रम की परिभाषा पढ़ी, वंशानुक्रम के नियम पढ़े, वंशानुक्रम के सिद्धांत पढ़े। उसके पश्चात में हम लोगों ने वातावरण पढ़ा, वातावरण की एक डेफिनेशन पढ़ी, और उस डेफिनेशन के पश्चात में प्रकार पढ़े, और प्रकार के बाद में दोनों के बीच में क्या संबंध है उसको भी पढ़ा। तो इसमें प्रश्न में अब मैं आपको बता दूं सीटेट में किस प्रकार से इसका प्रश्न आता है, और उसकी गलत ना करें, इसकी संभावना कितनी कम हो जाए, तो उसके लिए हम बात कर देते हैं। आपको हम 2-4 ट्रिक बताएंगे वंशानुक्रम के। देखिए, जब भी सीटेट का प्रश्न आए तो आप प्रश्न को भली भांति पढ़ें। आप प्रश्न को 2 बार तक पढ़ लीजिए, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। प्रश्न को 2 बार पढ़ने पर प्रश्न अच्छी बात, भली भांति आप समझ जाएंगे। और यदि आप प्रश्न को ऐसे ही पढ़ गए, ध्यान आपका आउट ऑफ द रूम है, और प्रश्न को आप पढ़ गए, ऑप्शन पर आ गए, और ऑप्शन को आप जब पढ़ने बैठे तो पता चला कि उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, और फिर आप रिपीट करके उस प्रश्न को पढ़ा, फिर ऑप्शन पढ़ा, तो इससे आपका समय जाया हो जाएगा, समय निकल जाएगा। और आपको पता है कि समय हमारे पास सीटेट में बहुत कम होता है, इसलिए कम समय में ही ज्यादा प्रश्न को और भली बात पढ़ करके उत्तर देना पड़ता है। तो आप प्रश्न को 2 बार पढ़ लीजिए और फिर आप उत्तर पर आइए। ज्यादातर प्रश्न के उत्तर वंशानुक्रम और वातावरण में, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों जिसमें लिखा हो, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों जिसमें ये ऑप्शन हो, वो उसका प्रश्न का उत्तर अधिक होने की संभावना होती है। ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन की भी डिमांड करेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन ना पढ़ें और कह दें नहीं सीधे वंशानुक्रम वातावरण है, चलिए लगा देते हैं, तो ये तो मूर्खता वाली बात हो जाएगी कि बिना प्रश्न पढ़े। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, देखिए क्या कह रहा है, आपको जवाब मालूम है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है तो प्रश्न को और पढ़िए और
80% प्रश्न का उत्तर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों वाला ही होता है। ठीक है, प्रश्न इसके बहुत ही कठिन नहीं आते हैं। एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया, उसको मैं भी बता दूं, आनुवंशिकता का वाहक जीन होता है। इसको भी आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जैसा कि आज का वीडियो वंशानुक्रम तथा वातावरण पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। और इसको देखते रहिए, बार बार देखिए। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट लिखिए, उसका निस्तारण किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए नए वीडियो आपको यूं ही मिलते रहेंगे। सीटेट की तैयारी के जुड़ने के लिए ICS हरदोई चैनल आप तुरंत सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।